तो अप टिल नाउ हम जो करेक्टरिस्टिक एक्सरेज हैं उनके बारे में देख चुके हैं कि क्या होती हैं और क्या क्या उनके फीचर्स हैं। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट दी कंटिन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रम, जो कि सेकंड टाइप का एक्सरे स्पेक्ट्रम है। सो यहाँ पे ट्रांजिशन जैसी कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन जिसने आकर स्ट्राइक करना था एटम को, ये उसकी वजह से प्रोड्यूस होती है। सो इट इज़ नॉट द करेक्टरिस्टिक ऑफ द एलिमेंट, और ये एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड नहीं करता। सो there exists a cut-off wavelength and a frequency beyond which no emission is seen, यानी एक ऐसी wavelength है और frequency है, यानी अगर इस frequency से कम या इस wavelength से ज़्यादा की कोई और wavelength होगी तो उस पे कोई emission of X-rays seen नहीं होगी। So it does not depend upon the nature of target, क्योंकि ये जो X-rays हैं ये target की वजह से नहीं है, बल्कि जो हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट है जो आ रहा है टू अटैक या फिर टू कलाइड विद द एटम, ये उसकी वजह से आ रही है। सो द कट ऑफ wavelength and frequency they depend upon the accelerating voltage and therefore kinetic energy of the incoming electron। तो इसके लिए हम जो फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर, जो कि काइनेटिक एनर्जी है, इट इज इक्वल टू ई वी, जो कि अगेन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है या एनर्जी ऑफ एक्सरेज है। ये EV जो है द एलिमेंट्री चार्ज एंड V इज द एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। यहाँ पे आप ग्राफ में देख सकते हैं कि ये तो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज थी, दिस वन इज द कंटिन्यूस एक्सरे जिसको हम ब्रेमस्टालंग कंटिन्यूम भी कहते हैं या फिर ब्रेमस्टालंग रेडिएशंस भी कहते हैं। ब्रेमस्टालंग इज लिटरली मीनिंग ब्रेकिंग। तो ये ब्रेकिंग रेडिएशंस हैं और ये क्यों है इसे हम आगे जाके देखते हैं। सो इनकी जो इंटेंसिटी होती है इट इज़ लेस देन दैट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज, लेकिन ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम फॉर्म करती है इंस्टेड ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम जो कि कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज में ऑब्टेन हो रहा था। Then the incident electron is slowed down by the electrons of target and therefore gets retarded। यानी जो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन है, जो हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन आ रहा है टू कलाइड विद द एटम, अब एटम के साथ जब वो कलाइड करेगा तो उसके इलेक्ट्रॉन्स की वजह से उसकी अपनी स्पीड भी कम हो जाएगी। उस स्पीड की जो रिडक्शन है उसकी वजह से एनर्जी भी डेफिनेटली कम होगी। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि जो एनर्जी है कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। जो एनर्जी कम हुई है उस इलेक्ट्रॉन में, इट विल बी एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ सम रेज, जो कि इस केस में एक्स रेज हैं, कंटिन्यूस एक्स रेज। So this reduction in kinetic energy appears as the energy of X-ray photons. This slowing down effect is called Bremsstrahlung, which means breaking। यानी जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है जब वो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन से उसका इनकाउंटर होगा तो हर एक इलेक्ट्रॉन के इनकाउंटर पे वो थोड़ा स्लो होगा, यानी पहले इलेक्ट्रॉन पे थोड़ा स्लो, उसके बाद मजीद स्लो करते करते यानी स्टेप्स में वो स्लो होगा, एंड दिस स्टेप इज कॉल्ड ब्रेकिंग। इस इवेंट को हम ब्रेमस्टालंग यानी ब्रेकिंग कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन आ रहा है एंड इट इज़ बीइंग रिटार्डेड बाय दीज इलेक्ट्रॉन्स और कंटिन्यूस एक्सरेज एमिट हो रही हैं। Intensity is maximum for which of the following transition: K alpha, K beta, K gamma, and all have the same intensities. This is an MCQ from the characteristic X-rays. The correct answer is option A, K alpha, जैसे कि हम देख चुके हैं। Intensity depends upon the number of photons emitted, और that certainly depends upon the number of transitions. So L शेल से K शेल में सबसे ज़्यादा transitions होती हैं, so उसकी intensity maximum होती है। देन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि जो कट ऑफ वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी होती है इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द टारगेट, क्योंकि ये करेक्टरिस्टिक एक्सरेज का पार्ट नहीं होती, ये कंटिन्यूस एक्सरेज का पार्ट होती है। So it is independent of target and depends only upon the accelerating voltage and kinetic energy of incident electron, क्योंकि ये जो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर डिपेंड कर रही है। कट ऑफ वेवलेंथ जो है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी, यानी जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी उस इलेक्ट्रॉन की उतनी कम कट ऑफ वेवलेंथ होगी। एंड फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी, यानी जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उतनी ज़्यादा कट ऑफ
फ्रीक्वेंसी होगी। देन यूजेस ऑफ एक्सरेज। एक्सरेज के यूजेस हम काफ़ी सारे हम डेली लाइफ में भी देखते हैं, यानी जब हम बोन के फ्रैक्चर को स्टडी करते हैं तब भी हम एक्सरे करवाते हैं। फिर मेडिकल डायग्नोसिस, यानी अगर लंग में हमने ट्यूबरकुलोसिस वगैरह का जो डायग्नोसिस है वो कराना होता है तब भी हम एक्सरेज करवाते हैं। कैंसर के ट्रीटमेंट के अंदर भी हम एक्सरेज यूज़ करते हैं क्योंकि ये हाईली एनर्जेटिक रेज होती हैं और ये डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स को डिस्ट्रॉय करने में काम आ सकती हैं। तो एक्सरेज जो कि अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन से होते हैं, हम उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए एक्सरेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। देन हिडन वेपन्स को देखने के लिए जो होते हैं डिफरेंट एयरपोर्ट्स वगैरह के ऊपर शक होता है कि कोई हिडन वेपन ना ले आए, हम उसके लिए एक्सरेज का इस्तेमाल करते हैं। देन क्रिस्टल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम एक्सरे डायफ्रैक्शन टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमें एक स्पेसिफिक पैटर्न मिलता है जिसे हम लॉ पैटर्न कहते हैं। इंटरनल डिफेक्ट्स ऑफ मटेरियल्स यानी क्रैक्स वगैरह को देखने के लिए हम एक्सरेज का इस्तेमाल करते हैं। फिर सीटी स्कैन और कैट स्कैन के लिए दोनों सेम ही होते हैं, कंप्यूटर टोमोग्राफी या कंप्यूटर असिस्टेड टोमोग्राफी, तो इनके लिए हम एक्सरेज यूज़ करते हैं। एंड एक्सरेज कैन कॉज डैमेज एज वेल एज म्यूटेशन इन लिविंग टिश्यूज़, यानी अगर एक सर्टन डोज से ज़्यादा एक्सक्रीट कर जाएगी अगर एक्सरे, तो वो म्यूटेशन भी कॉज कर सकती है, जिसकी वजह से जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, फ्यूचर जनरेशन होती हैं, उनमें वो म्यूटेशंस इनहेरिट हो सकती हैं। दिस इज ऑल अबाउट एक्सरेज, एंड इसके साथ हमारा जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा का चैप्टर है इट इज़ कंक्लूडेड। एंड एमडी के लिहाज से जितने भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर। थैंक यू।